नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे नवमांश के बारे में। डिविजनल चार्ट में बहुत अहमियत रखने वाले D9 चार्ट के बारे में। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो लग्न कुंडली या जन्म कुंडली ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है। जन्म कुंडली हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी देता है, जैसे कैरियर, शादी, संतान, ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य, वित्त, लाभ, हानि आदि। जब हमें इन सभी क्षेत्रों का सूक्ष्म एनालिसिस करना होता है, सूक्ष्म अध्ययन करना होता है, तो हम डिविजनल चार्ट्स की हेल्प लेते हैं। नवमांश को या D9 चार्ट को आमतौर पर शादी विवाह या लाइफ पार्टनर के डिटेल एनालिसिस का चार्ट माना जाता है, लेकिन बहुत से ज्योतिषियों ने अपनी किताबों में D9 को और भी अलग चीज़ें एनालाइज करने के लिए यूज़ किया है। जैसे नवमांश व्यक्ति के धर्म को दर्शाता है। अब वो किस तरह दर्शाता है, इसे हम डिटेल में आगे वीडियो में समझेंगे। दूसरी चीज़, यह व्यक्ति की मैरिड लाइफ या पार्टनर या शादी जल्दी होगी या लेट होगी या डाइवोर्स, इसकी सही जानकारी भी देता है। अब इसमें एक सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ शादी विवाह देखने के लिए यूज़ होता है और फिर डीएक्टिवेट हो जाता है, या शादी के बाद एक्टिवेट होता है? तो मित्रों, D9 जो है वो आपके जन्म से ही एक्टिव हो जाता है और विवाह के बाद भी एक्टिव ही रहता है। नवमांश से ग्रहों की सही स्थिति देखी जा सकती है। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में कमजोर स्थिति या नीच राशि में है और नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति या उच्च राशि में है तो वह बुरा फल नहीं देगा। ऐसे ही अगर कोई ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में है या उच्च राशि में है परंतु नवमांश में बुरी स्थिति या नीच राशि में है तो वह फल ज़्यादा अच्छा नहीं दे पाएगा। वहीं ग्रह अगर लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में ही नीच है तो बुरा फल देगा। इसमें थोड़ा सा डिपेंड करता है, विपरीत राजयोग या दूसरे ग्रहों की दृष्टि शुभ अगर उसके ऊपर है तो थोड़ा रिजल्ट चेंज होता है। उसी तरह अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश दोनों में अच्छी स्थिति में है तो वह शुभ फल देगा। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश दोनों में ही सेम राशि में बैठ जाए तो वह वर्गोत्तम बन जाता है। ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो वह शुभ फल देगा और अत्यधिक फायदेमंद होता है। वहीं अगर ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में दुर्बल है तो वर्गोत्तम होने के बाद भी शुभ स्थिति नहीं मानी जाती। शुभ वर्गोत्तम लग्न और वर्गोत्तम चंद्रमा जातक को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होते हैं। नवमांश कुंडली के तीसरे और 11वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा। लक्ष्य हासिल करने के लिए करेजियस रहेगा या नहीं, एनर्जाइज रहेगा या नहीं। तो आइए जानते हैं नवमांश कुंडली के कैलकुलेशंस के बारे में। शुरू करते हैं मित्रों। नवमांश जैसे कि नाम से ही विदित है कि राशि का नवा अंश, तो एक राशि में 30 डिग्री होती है। जब हम इसे 9 से विभाजित करते हैं तो एक भाग जो बनता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का बनता है। अब ध्यान से समझिएगा, एक चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का पहला भाग हो गया, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट का दूसरा, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का तीसरा भाग हो गया, 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का चौथा भाग हो गया, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट का पांचवा भाग हो गया, 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री का छठा भाग हो गया, 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट का सातवां भाग हो गया, 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट का आठवां भाग हो गया, 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का नवा भाग हो गया और ये नवमांश कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में राशियों को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूल। पहली आ जाएगी मूवेबल में, देन दूसरी आ जाएगी फिक्स्ड में, तीसरी आ जाएगी ड्यूल में, चौथी मूवेबल में, पाँचवीं फिक्स्ड में, छठी ड्यूल में, सातवीं मूवेबल में, आठवीं फिक्स्ड में, नौवीं ड्यूल में, 10वीं मूवेबल में, 11वीं फिक्स्ड में और 12वीं फिर ड्यूल में।
तो 1, 4, 7, 10 मूवेबल में, मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर मूवेबल में, 2, 5, 8, 11 फिक्स्ड में, मतलब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ फिक्स्ड में, 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन ड्यूल में आ जाती है। अब जब नवमांश का कैलकुलेशन हम करते हैं तो अगर मूवेबल राशि हो तो वहीं से नवमांश का कैलकुलेशन चालू होता है, अगर फिक्स्ड राशि हो तो वहाँ से 9वें भाव से चालू होता है, और अगर ड्यूल राशि हो तो नवमांश का कैलकुलेशन उस स्थान से 5वें से चालू होता है। आइए अब तीनों का ही एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले चार्ट ओपन कर लेते हैं 3 डिग्री 20 मिनट के अंतर वाला, उसके बाद दूसरा चार्ट मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूल वाला, और अब ये एग्जाम्पल देखिए। इसमें चंद्रमा कर्क राशि में है 26 डिग्री 20 मिनट में लग्न कुंडली में। अब आप देखिए जो कर्क राशि है वो चौथे नंबर की राशि है, वो कहाँ पे आ रही है? ऊपर चार्ट में देखिए, वो मूवेबल साइन में आ रही है। तो मूवेबल साइन का जब नवमांश कैलकुलेट करते हैं तो कहाँ से काउंट स्टार्ट होता है? वो उसी जगह से स्टार्ट होता है। तो हम जो ये चार्ट बनाएंगे 9 भागों में जिसे बांटेंगे, उसकी स्टार्टिंग होगी चौथे नंबर से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हम 9 भागों में से बांट लेंगे। अब चंद्रमा कर्क राशि में कितने डिग्री पे है? 26 डिग्री 20 मिनट में। अब इस चार्ट में देखिए 26 डिग्री 20 मिनट कहाँ पे आ रहा है? ये 8वां भाग आ रहा है, ये देखिए। तो ये 8वां नवमांश हुआ। अब जो हमने ये 4 नंबर से चालू किया है, इसमें 8वां नंबर कौन सा आता है? 8वां नंबर आता है 11वीं राशि। 11वीं राशि मतलब कुंभ राशि। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह चंद्रमा जो कर्क राशि में बैठा है लग्न कुंडली में 26 डिग्री 20 मिनट पे, जब ये नवमांश में जाएगा तो यह नवमांश में कुंभ राशि में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लग्न कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में 13 डिग्री 10 मिनट पे। अब वृषभ राशि कौन से नंबर की राशि होती है? चार्ट में देखिए दूसरे नंबर की, जो कि फिक्स्ड में आ रही है। अब फिक्स्ड का नवमांश कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? 9वें नंबर से। अब दूसरे से 9वां कौन सा होगा? 10वां नंबर। तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। 10 से लेकर 6 तक 9 भागों में 3 डिग्री 20 मिनट विभाजित कर लेते हैं। अब देखिए सूर्य वृषभ राशि में 13 डिग्री 10 मिनट, चार्ट में चेक करिए ये कहाँ पे आ रहा है? ये चौथे भाव में आ रहा है, चौथे भाग में आ रहा है। अब यहाँ से चौथा भाग कौन सा है? 10वां, 11वां, 12वां और पहला। तो ये चौथा नवमांश होगा और मेष नवमांश होगा। तो सूर्य जो लग्न कुंडली में वृषभ राशि में है 13 डिग्री 10 मिनट पे, जब वो नवमांश कुंडली में जाएगा तो मेष राशि में आएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लग्न कुंडली में बुध जो है वो मिथुन राशि में है 3 डिग्री 10 मिनट पे। मिथुन राशि मतलब 3 नंबर की राशि। अब चार्ट में देखिए 3 नंबर कहाँ लिखा है? 3 नंबर ड्यूल्स में लिखा हुआ है। अब नवमांश इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा? अपने से फिफ्थ से स्टार्ट होगा। तो तीसरे से 5वां कौन सा आएगा? तीसरे से 5वां आएगा 7वां। 7वां मतलब तुला। अब हम 7वें से आगे 9 भागों में इसे बांट लेंगे। अब देखिए बुध मिथुन राशि में 3 डिग्री 10 मिनट पे है। तो 3 डिग्री 10 मिनट चार्ट में देखिए कहाँ आ रहा है? चार्ट में ये पहले भाग में आ रहा है। तो ये जो नवमांश है ये पहले नंबर पे जाएगा। तो कौन सा नवमांश बनेगा? ये 7 नंबर वाला बनेगा। यानी कि जो बुध है मिथुन राशि में है लग्न कुंडली में 3 डिग्री 10 मिनट पे, जब ये नवमांश कुंडली में हम इसको रिलोकेट करेंगे तो ये तुला राशि में आएगा। अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए बुध की डिग्री हम 3 डिग्री 10 मिनट से 27 डिग्री 10 मिनट कर देते हैं। अब सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी, क्या बदलेगा? देखिए चार्ट में 27 डिग्री 10 मिनट कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है 9वें भाग में। तो इसका जो नवमांश है वो 9वां हो जाएगा। अब इसका नवमांश पहला नहीं रहेगा बल्कि 9वां हो जाएगा। 9वें में देखिए कौन सी साइन लिखा हुआ है? 3 नंबर लिखा हुआ है।
3 नंबर मतलब ये अब मिथुन नवमांश में जाएगा। अब यहाँ मित्रों एक चीज़ गौर करने वाली है। देखिए लग्न कुंडली में बुध मिथुन राशि में 27 डिग्री 10 मिनट पे था। जब इसे हमने नवमांश कुंडली में रीलोकेट किया तो ये मिथुन राशि में ही आया वापस। अगर आपको याद हो तो वीडियो में मैंने आपको बताया था शुरू में कि जब लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में एक ही राशि में ग्रह आ जाता है तो फिर वो वर्गोत्तम हो जाता है, जिसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। यह उच्च से भी ज़्यादा अच्छा फल देता है। मित्रों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो हम और बना सकें और ज्योतिष के विषय में आप लोगों का ज्ञान और बढ़ा सकें। अब एक एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक मिथुन लग्न की कुंडली ले ली है, उसमें जो डिग्रीज़ हैं वो मेंशन कर लिए हैं, पुराने चार्ट नोट कर लिए हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए मिथुन लग्न है, 12 डिग्री 27 मिनट पे। मिथुन मतलब 3 नंबर की राशि। 3 नंबर ड्यूल साइन में आता है जो 5वें से स्टार्ट होता है, तो तीसरे से 5वां मतलब 7वें से स्टार्ट होगा। अब नवमांश इसका कहाँ आएगा? 12 डिग्री 27 मिनट पे है मतलब चौथा नवमांश। अब 7वें से चौथा मतलब 10 नंबर। तो जो नवमांश कुंडली का लग्न बनेगा वो 10 नंबर का बनेगा, यानी मकर लग्न होगा। अगला देखिए, अब हम सारे प्लानेट इसमें रीलोकेट कर लेते हैं। सूर्य मेष राशि में 27 डिग्री 42 मिनट। मेष राशि मतलब 1 नंबर की राशि, मूवेबल साइन में है, वहीं से चालू होगा पहले नंबर से ही। नवमांश कौन से उसमें आ रहा है? 27 डिग्री 42 मिनट, ये आ रहा है 9वें नवमांश में। पहले से 9वां मतलब 9 नंबर जहाँ पे है वहाँ पे हम सूर्य को मेंशन कर देंगे। अब चंद्रमा देखिए, कुंभ राशि में 2 डिग्री 16 मिनट पे। कुंभ राशि मतलब 11 नंबर की राशि, फिक्स्ड राशि है। फिक्स्ड राशि में 9वें नंबर से चालू करते हैं। 11 से 9वां कौन सा होगा? 7वां होगा। अब डिग्रीज देख लीजिए चंद्रमा की, 2 डिग्री 16 मिनट मतलब पहला नवमांश है। 7वें से पहला 7वां ही रहेगा। तो नवमांश कुंडली में जो तुला जहाँ पे है, 7 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ चंद्रमा आ जाएंगे। अब मंगल देख लीजिए, मंगल वृषभ राशि में 17 डिग्री 13 मिनट पे। वृषभ राशि मतलब 2 नंबर की राशि, फिक्स साइन है। फिक्स साइन में 9वें नंबर से चालू होता है, दूसरे से 9वां मतलब 10वें से चालू होगा। अब डिग्री देख लीजिए, 17 डिग्री 13 मिनट मतलब छठा नवमांश है। अब 10वें से छठा मतलब 3 नंबर पे आ जाएगा। तो जहाँ पे 3 नंबर है वहाँ पे हम लिख लेंगे मंगल को। मिथुन राशि में आ जाएंगे मंगल देव। अब बुध को देख लीजिए, बुध मेष राशि में 3 डिग्री 30 मिनट। मेष राशि मतलब पहले नंबर की राशि, मूवेबल साइन है, वहीं से चालू होगा। तो चालू पहले नंबर से ही होना है। कौन सा नवमांश आ रहा है? 3 डिग्री 30 मिनट मतलब चार्ट में देखिए दूसरे नवमांश पे आ रहा है। तो पहले से दूसरा मतलब दूसरा, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वहाँ हम बुध को लिख लेंगे। अब देखिए बृहस्पति मकर राशि में 22 डिग्री 27 मिनट। मकर मतलब 10 नंबर की राशि, मूवेबल साइन है, वहीं से चालू होगा 10 नंबर से ही। नवमांश देख लीजिए कौन सा है? 22 डिग्री 27 मिनट, 7वें नंबर पे आ रहा है, 7वें भाग में आ रहा है। तो 10वें से 7वां मतलब चौथा। तो बृहस्पति देव जो है वो कर्क में जाके बैठेंगे चौथे नंबर में। अब शुक्र को देख लीजिए, मीन राशि में 17 डिग्री 22 मिनट। मीन राशि मतलब 12 नंबर की राशि, ड्यूल साइन है, अपने से 5वें से स्टार्ट होगा। 12वें से 5वां मतलब चौथे से स्टार्ट होगा। अब डिग्री देख लीजिए, 17 डिग्री 22 मिनट मतलब छठा नवमांश है। चौथे से छठा मतलब 9 नंबर, जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ हम शुक्र देव को अंकित कर लेंगे। शनि देखिए वृश्चिक राशि में 1 डिग्री 28 मिनट। वृश्चिक मतलब 8 नंबर की राशि, चार्ट में देखिए फिक्स साइन में आ रहा है, अपने से 9वें से चालू होगा। अब 8वें से 9वां कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा। डिग्री देख लीजिए, 1 डिग्री 28 मिनट मतलब पहले नवमांश में है तो चौथे में ही आएगा। शनिदेव कर्क में बैठेंगे चौथे नंबर में। अब राहु देव को देख लीजिए, मेष राशि में 24 डिग्री 36 मिनट पे हैं। मेष मतलब पहले नंबर की राशि, मूवेबल में है, वहीं से चालू होगा पहले नंबर से। डिग्रीज जो हैं 24 डिग्री 36 मिनट 8वें नवमांश में। तो
पहले से 8वां, मतलब 8वें में बैठेंगे ये जाके, 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ लिख लेंगे इनको। अब केतु देव को देखिए, तुला में है, 24 डिग्री 36 मिनट पे। तुला मतलब 7 नंबर की राशि, फिर मूवेबल साइन है ये, वहीं से चालू होगा 7 नंबर से ही। नवमांश देख लीजिए कौन सा आएगा, 24 डिग्री 36 मिनट पे 8वें नवमांश में है, चार्ट में देखिए। अब 7वें से 8वां मतलब 2 नंबर, जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ लिख लेंगे। ये बुध देव के साथ केतु देव भी आ जाएंगे। तो ऐसे हम ये नवमांश कुंडली बना लेंगे। लग्न कुंडली और जो डिग्रीज दी हुई है उसके आधार पे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन से नवमांश कुंडली बना ली। देखिए मित्रों, वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, ज्योतिष के लिए, जो सीधा सीधा आपको एक नवमांश दे देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर कैलकुलेशन के पीछे का रहस्य पता होना ज़रूरी है। जब तक आप कोडिंग नहीं समझेंगे तब तक आप उस चार्ट का उद्देश्य नहीं समझ पाएंगे, उसका फल कथन नहीं समझ पाएंगे। हमने कैलकुलेशन समझ ली है नवमांश की। आइए अब देखते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं, इसको एनालाइज कैसे करते हैं, या इसका विश्लेषण कैसे करते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। मेरा हमेशा ये प्रयास होता है कि आपको सही दिशा में लेकर जाऊं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड कंडीशंस बताऊं किसी चार्ट को पढ़ने की। तो देखिए, नवमांश को कैसे रीड करते हैं या एनालाइज करते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है 9th हाउस, धर्म। इसको देखना रहता है नवमांश में, नवमांश कुंडली में। आत्मकारक ग्रह को देखना रहता है नवमांश कुंडली में। अमात्य कारक ग्रह को देखना रहता है। शुक्र जो शादी का कारक ग्रह है, इसे देखना रहता है। डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर, यानी बृहस्पति किस ग्रह की राशि में बैठा है उसका संबंध देखना रहता है। और सबसे आखिरी में नवमांश लग्न, 7वां घर नवमांश का, उसका स्वामी वर्गोत्तम है या नहीं, ग्रहों का बल, ये सब हमें देखना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 9th हाउस से शुरू करते हैं। देखिए, 9th हाउस को यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर रखा है, धर्म को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि मेरा मानना है अगर धर्म मजबूत होगा तो कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप सज जाएंगी जब धर्म आपका मजबूत होगा। अब धर्म को नवमांश में कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमें नवमांश का 9th हाउस देखना पड़ेगा, उसके स्वामी को देखना पड़ेगा, उसका बली होना जरूरी है। अगर वो बली होता है तो व्यक्ति की धर्म पर आस्था रहेगी। उसका 8वें घर से संबंध नहीं होना चाहिए। फिर वो त्रिकोण बली होना चाहिए, 1, 5, 9 में बली होना चाहिए। लग्न से त्रिकोण होना चाहिए, चंद्रमा से त्रिकोण होना चाहिए। अब लग्न से त्रिकोण होने से क्या होता है, चंद्रमा से त्रिकोण होने से क्या होता है। देखिए, जब लग्न क्या होता है, लग्न व्यक्ति को दर्शाता है और चंद्रमा मन का त्रिकोण होता है, मन को दर्शाता है। तो जब लग्न से त्रिकोण होगा तो व्यक्ति आपको धर्म कार्य करता हुआ दिखेगा। जो समाज में हमें लोग धर्म कार्य करते दिखते हैं उनका कहीं ना कहीं यह मजबूत होता है। और चंद्रमा से त्रिकोण रहेगा तो व्यक्ति मन से करेगा धर्म का कार्य। व्यक्ति सोचेगा तो ईश्वर में आस्था तो रखेगा, पर हो सकता है वो वैसे कार्य दिखा ना पाए, लेकिन मन से उसकी आस्था जरूर रहेगी। तो 9th हाउस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, 9th हाउस के स्वामी का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, आत्मकारक का जो ग्रह है वो उसकी स्थिति क्या है नवमांश की। आत्मकारक का ग्रह कौन सा होता है, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है मेन बर्थ कुंडली में, हाईएस्ट डिग्री जिसकी होती है वो आत्मकारक बन जाता है। आत्मकारक हमारे पिछले जन्मों के जो डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होती वो भी दिखाता है। जिन कर्मों को करने हमने इस जन्म में आए हैं वो शो करता है आत्मकारक। तो आत्मकारक का मजबूत होना नवमांश कुंडली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम से ही समझ में आता है, आत्मकारक मतलब आत्मा का कारक। आत्मा का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नवमांश सोल सिग्निफिकेटर है, तो अगर आत्मा ही मजबूत नहीं होगी तो फिर नवमांश वीक पड़ जाएगा, कैसे सारे आगे के कार्य हो पाएंगे। तो आत्मकारक ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अमात्य कारक का मजबूत होना ज़रूरी है। अमात्य कारक क्या होता है, अमात्य कारक जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री रहती है
मेन बर्थ कुंडली में जिस ग्रह की, वो अमात्य कारक ग्रह बन जाता है। अमात्य कारक ग्रह आपको वो रास्ता बताता है जिस पे चलकर कि आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, जो पास्ट लाइफ की डिज़ायर्स रहती है। कभी कभी इसे एज ए कैरियर भी देखा जाता है कि अमात्य कारक ग्रह को कैरियर से जोड़कर भी देखा जाता है। जो कर्म हम इस जन्म में करने आए हैं या पिछले जन्म में नहीं कर पाए, वो करने के लिए हमें अमात्य कारक ग्रह को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अमात्य कारक का मजबूत होना ज़रूरी है। इसका संबंध बुरे ग्रह से नहीं होना चाहिए, पापी ग्रह से नहीं होना चाहिए, पापी ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नवमांश कैलकुलेशन के टाइम, नवमांश एनालिसिस के टाइम ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र की स्थिति देखिए। शुक्र जो रहता है वो सोल सिग्निफिकेटर रहता है मैरिज का, शादी का कारक ग्रह माना गया है शुक्र। तो शुक्र की स्थिति अच्छी होना चाहिए। शुक्र की स्थिति अगर खराब हुई तो शादी में व्यवधान हो सकता है, शादी के बाद व्यवधान हो सकता है, बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं। और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर, मतलब गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति जो है, वह नवमांश कुंडली में किस ग्रह की राशि में बैठा है, उसको हमें देखना जरूरी है। अब हमने यहाँ पे बृहस्पति क्यों लिया, फिर वही बात आ जाती है, बृहस्पति धर्म है। अगर धर्म सही होगा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम वह नवमांश में किस ग्रह की राशि में बैठा है वो हम देखते हैं। जिस राशि में वो बैठा है, जो उसका स्वामी है राशि का, वो नवमांश लग्न का मित्र है या शत्रु है। मित्र हो तो बहुत अच्छी बात है, शत्रु हो तो परेशानियां होती हैं। अब बृहस्पति जो है वो डिस्पोजिटर से किस स्थिति में है, कहीं 6, 8, 12 तो नहीं है, या जो डिस्पोजिटर है वो पाप ग्रही तो नहीं है, या पाप ग्रहों के साथ तो नहीं है, या दृष्ट तो नहीं है बुरे ग्रहों से। ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे बाद में आती हैं अदर कंडीशंस, जैसे लग्न देखना ज़रूरी है, 7वां घर, उसका स्वामी, वर्गोत्तम वगैरह, ग्रहों का बल। अब जो लग्न है, ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे नेचर को शो करता है, पर्सनालिटी को शो करता है। फिजिकल अपीयरेंस जो व्यक्ति का रहता है वो नवमांश के लग्न से मिलता जुलता रहता है। ये भी कहते हैं कि जो कर्म कैरी फॉरवर्ड हुए हैं पिछले जन्म के, वो शो करता है लग्न। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब भी आप नवमांश कुंडली का एनालाइज करें तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जो हमने शुरू में स्लाइड ली थी उस पर आते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, अधिकतर ज्योतिष और 90% ज्योतिष जो हैं ये नीचे से चालू करते हैं, और सही भी है। मेरा ये मानना है कि वो सही भी है, क्योंकि अधिकतर लोग जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो शादी विवाह या हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आगे की लाइफ कैसी होगी, उसके ऊपर इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसको शादी से जोड़ के देखा जाता है नवमांश को, और लग्न देखा जाता है, 7वें घर का स्वामी देखा जाता है, बृहस्पति देखा जाता है, शुक्र देखा जाता है। लेकिन मैंने इसको उल्टा चालू किया, धर्म से चालू किया। क्योंकि देखिए, धर्म अगर मजबूत हुआ, ये नीचे की सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। जिस व्यक्ति का धर्म मजबूत होगा वो नीचे का सारा निभा ले जाएगा। सारे ग्रह अगर बुरे भी हैं, गलत भी हैं, शादी में परेशानियां भी हैं, करियर में परेशानियां हैं, जो भी है वो ये सब निभा ले जाएगा अगर उसका धर्म मजबूत होगा। वो मन से बहुत स्ट्रांग रहेगा और वो धर्म के सहारे सारी चीज़ें निभा लेगा। धर्म आपको मटेरियलिस्टिक सुख से ऊपर उठा देता है और संतोष देता है। और जब व्यक्ति को संतोष हो गया तो उसे शादी में भी संतोष हो जाएगा, करियर में भी संतोष हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ों में भी संतोष हो जाएगा। तो इस तरह हम नवमांश कुंडली को एनालाइज करते हैं, उसे देखते हैं। अब देखिए, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, D9 से रिलेटेड या नवमांश से रिलेटेड। जो D9 के माध्यम से जिनका विश्लेषण होता है, या जो जिनकी शुरुआत नवमांश से होती है, या नवमांश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उन 2 टॉपिक पे। वो 2 टॉपिक हैं पुष्कर नवमांश और कारकांश कुंडली। ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इनके ऊपर वीडियो करना चाहता हूँ, लेकिन YouTube वीडियोस की कुछ बाउंडेशंस रहती हैं टाइम को लेके, और फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बोर्डम भी होने लगता है, समझने के हिसाब से भी थोड़ा
डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन दोनों के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस करूँगा, पुष्कर नवमांश के ऊपर और कारकांश कुंडली के ऊपर। वो आगे मैं बनाऊँगा, वो आप देखिएगा। बाकी अभी के लिए हमने कैलकुलेशंस भी कर ली और उसके एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी देख ली। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक डिटेल में पूरा वीडियो में बना के दिखा सकूं कि नवमांश कुंडली कैसे कैलकुलेट की जाती है और कैसे इसको एनालाइज किया जाता है, कैसे इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मोटिवेशन बढ़ता रहे और ऐसे ही और वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डाल सकूं। धन्यवाद।